घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में लव जिहाद का खुलासा। बड़ा सवाल, क्या लव जिहाद की आड़ में हो रहा है जिहाद का कारोबार या फिर हो रही है वोट और सत्ता की सियासत? लव और जिहाद बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। ऐसे शब्द हैं जिनको मिलाने के बाद दोनों के मायने ही बिल्कुल बदल जाते हैं। क्या है हकीकत इस लव जिहाद का हिंदुस्तान में? जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं लगातार मीडिया में, सुर्खियों में, सिर्फ आरएसएस के पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में नहीं बल्कि देश के कई सारे चैनल, कई अखबारों ने और चैनलों ने इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया है। उन्होंने खुलासा किया है, खबरें दिखाई है और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। आप इसे किस शब्द को, इसे आप लव जिहाद करेंगे, आप इसे अपराध कहेंगे, आप इसे धंधा कहेंगे, आप इसे धर्मांतरण कहेंगे, आप इसे विदेशी फंडिंग से जोड़ के देखें, तमाम बातें में कुछ सच्चाई है या नहीं है, तमाम बातें झूठ है सिर्फ या उसमें भी कुछ सच्चाई है। तमाम सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को लेकर बेहद जरूरी है कि एक गंभीर चर्चा हो। इस चर्चा में ये भी जरूरी है कि हम तथ्यों को दरकिनार कर उससे किसी और तरह से उसे ढकने का प्रयास ना भी करें। यह भी जरूरी है कि हम किसी तथ्य को, किसी सत्य को अपने चश्मा से ना देखें। यही सच है। इसलिए जरूरी है कि इसकी गहराई में जाना, इसकी सच्चाई और गंभीरता को परखना और फिर उचित दिशा में आगे बढ़ना, ताकि देश में जो लोग, जिनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि इससे देश में वो सत्ता और सियासत कर रहे हैं, क्या वहीं तक ये सीमित है? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ अतर देलवी साहब हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपिका शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमांशु शेखर चौधरी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। शुरुआत करते हैं देलवी साहब से। ये शब्द आरएसएस और बीजेपी का नहीं है लव जिहाद। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं गढ़ा है। ये शब्द मीडिया में और लोगों में ले हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, ये तमाम ये शब्द लगातार इसका इस्तेमाल 2006 के बाद से हो रहा है और इस वक्त ये सुर्खियों में है। खास करके तब सुर्खियों में आया जब तारा शाहदेव का मामला झारखंड से निकल के देश के हर चैनल पे दिखाया गया। उसके पहले भी कई इस तरह की कहानियां हैं, कई इस तरह के, उसमें से कितनी सच्चाइयां हैं नहीं है, इसका यहाँ पे से बैठ के इसका जजमेंट करना तो मुश्किल है क्योंकि ये सब हम जांच इस पर हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त तक दिख रही है, इस शब्द के पीछे, लव जिहाद के पीछे की सच्चाई क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक बहुत सकारात्मक बहस के लिए हम बैठे हैं और आपने जैसे कहा कि तथ्य और सत्य दोनों को हमको सामने रखना है। पहली चीज़ तो ये कि लव और जिहाद दोनों भिन्न हैं और दोनों को अगर आप देखिए, दोनों लफ्ज़ों में कोई आपत्ति भी नहीं है। इस्लाम के नज़दीक जिहाद जो है वो कोई अपराध नहीं है, बल्कि उसका जिहाद की जो पहली परिभाषा है वो ये है कि आदमी खुद अपने आप से लड़े, अपने नफ्स से लड़े, उसकी जो बुराइयां हैं, जो उसके अंदर की चीज़ें, उनसे लड़े। दूसरी चीज़ ये है कि लव और जिहाद को जोड़ा गया, अच्छी बात है। बड़ी परेशानी ये है कि वेस्टर्न मीडिया का जो चलन था वो चलते चलते भारत तक पहुंचा और केरला हाई कोर्ट या कर्नाटका के चीज़ों को मुद्दा बना के आज पूरे भारत के अंदर जो ये पूरा एक माहौल बनाया गया, खासकर उत्तर प्रदेश में। हमारा मानना ये है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से वहाँ कहीं ना कहीं जीत जाएगी। इतना बड़ा उनको सारी विश्वास मिला, जनता ने दिया, इसलिए इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते उनको करने की पूरी ये फिर आप इसको आप सीधे तरह से आप लव जिहाद में जहां से मैं शुरुआत, मैं मुकम्मल वही कर रहा हूं ना जी, जहां से मैंने शुरुआत किया वो सच्चाई को, मैं सच्चाई पे आ रहा हूं जी, मुझे आने तो दीजिए ना। इसलिए मेरा कहना ये, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सारे मुस्लिम समाज ने एक आवाज में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, इस पे पूरी व्हाइट पेपर आना चाहिए। भारतीय मुस्लिम समाज एक दुनिया में कहीं भी, हमारा एक मानना यह है कि हम इंटर रिलीजन मैरिजेस को जो है कभी भी हम अप्रूव नहीं करते, हम हिमायत नहीं करते। इवन अकबर ने भी जब करा, उस जमाने में भी सारे फतवे मौजूद हैं, किसी ने भी अकबर की हिमायत, अकबर के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आज जी
नहीं, अकबर वाला मामला भी नहीं। हमारा कहना यह है, सुब्रमण्यम स्वामी पे चर्चा क्यों नहीं होती है? आप जो है सचिन पायलट पे चर्चा बिठा के क्यों नहीं करते? आप जोशी जी को क्यों नहीं बुलाते हैं? नहीं, आप बात तो सुनिए ना, अभी आप डाइल्यूट कर रहे हैं। हमारा अरे भारतीय संविधान में जिसने ज्यादा किया है उस पे बात करिए। आपने लव जिहाद बना के ये नहीं चलने दूंगा। आप एक बड़े नेता का नाम ले रहे हैं, उनकी बेटी जर्नलिस्ट है। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जो आपकी शरारत है वो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट के घर में जो शादी हुई है वो इस तरीके की शादी हुई है जिसमें बहस हो रही है। आप क्या बताना चाहते हैं? चीख लीजिए। नहीं, चीख नहीं लीजिए, आप एजेंडा मत करिए। अगर मैं आप ज्यादा चीखूंगा, आप ज्यादा चीख सकते हैं। आप चीख, आप भारत में 20 करोड़ मुसलमानों को जो है आप एक कलंकित कर रहे हैं। अरे भाई सीधी बात यह है, जो लोग शादियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून। नहीं, आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात कहां से लेके आए? सादेव के बारे में सचिन पायलट को कहां से लेके आए? सुनिए, ये कोई मतलब नहीं होता। दहलवी साहब मत करिए, दूसरों को दबाने की कोशिश मत क्या कीजिए। दहलवी साहब, हमको सेकंड या दहलवी साहब, हमारे पास दहलवी साहब, भारत में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। बस यही कुंठा है, यही कॉम्प्लेक्स है। साहब, क्षमता तुम भी डिक्टेट मत कीजिए। आप जैसे लोग तुम न डिक्टेट करें। नो, गलतफहमी बना रहे हैं। तुम डिक्टेट कहीं और करा करें जाकर के। ये मस्जिद नहीं है, ऐसा नहीं है। वापस लीजिए, पत्रकारी का कोई भाई तो आप मुसलमान की जो अपनी आपने साधु की छवि बना रखी है वही रखें, आप अंदर से कुछ और हैं। को नित्यानंद ने क्या किया, आसाराम ने क्या किया, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? मौलवी की टोपी लगा करके जो अपनी सियासत कर रहे हैं मत करिए। आप चर्चा करने आए हैं, मेरा निवेदन ये है कि चर्चा तक सीमित रहें, जो मुद्दा तक वहां तक सीमित रहे, और जो तथ्य है आपके पास सरकार के मैं आपके पास आप नहीं बताएंगे सरकार के पास। चलिए, आपने कहा सरकार कौन है, जजेस भी उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, सबको सामने लेके आज हमने कब मना करा है? ठीक है, आपने जो कहना था वो कह दिए। डॉक्टर दीपिका। दिलीप साहब, ऐसा है कि दिल्ली साहब ने कहा कि भाजपा को अभी कमिंग बाय इलेक्शंस हैं उसमें फ़ायदा होगा क्योंकि लव जिहाद का इशू उठाएंगे। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मैंडेट जो है वो डेवलपमेंट पे, गुड गवर्नेंस पे लेके आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक सामाजिक समस्या खड़ी हो रही है जिसका आए दिन, देखिए आज भी कानपुर में एक ऐसा केस आया है, जो नेशनल शूटर हैं तारा शाहदेव वो तो है ही है, एक सहारनपुर में केस आया, लखनऊ में आया, झारखंड में आया, आज एक कानपुर में केस आया है। धीरे धीरे मैं ये समझ रही हूँ, जहाँ तक समझ में आता है वो ये है कि आप दो विषयों को बीच में ना जोड़ें। एक लव मैरिज का विषय होता है और एक विषय होता है लव जिहाद का है। अगर किसी ने कहीं कोई बात उठाई है तो मैं समझती हूँ उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी को धोखा दे के और किसी डिसेप्शन से लूर करके उससे शादी कर रहा है, उसको फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो लड़का कहाँ से ऐसे कमा रहा है, और फिर ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है ये भी एंटी कंप्लीटली लॉफुल है। हम ये मानते हैं कि ये कहीं पे भी इसको इलेक्शन के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि इलेक्शन है। आज अगर संघ के पत्रिका ने ये इशू उठाया है क्योंकि ये सामाजिक इशू है, ये उठना चाहिए। इसलिए नहीं उठना चाहिए कि दोनों कम्युनिटी के बीच में कोई ऐसी बात हो जाए, परंतु इसमें प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूँगी, जब आपने शुरुआत की डिबेट की, आपने कहा कि लव जिहाद शब्द जो है समाज ने 2006 के बाद इस्तेमाल, ये लव जिहाद शब्द केरला हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में 2012 में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया कि लव जिहाद के केसेस केरला में देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड पे ये शब्द आ गया है लव जिहाद, जब इसको केरला हाई कोर्ट ने 2012 में इसको लिखा, अपनी जजमेंट में लिखा और अपने प्रशासन को बताया कि आप ऐसे केसेस के खिलाफ आप सावधान रहिए। अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि पर्दा उठता जा रहा है, हर दिन एक केस सामने आ रहा है। मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पे अगर आए दिन पे ये घटनाएं सामने आ रही है जहां लड़कियां बच के निकल के आ रही हैं और कह रही हैं कि किस तरीके से उनको धोखा दिया गया, किस तरीके से उनको मजबूर किया गया कि वो अपना धर्म जो है परिवर्तन करें, किस तरीके से उन पे जुल्म हुए, तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत बात है। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इसके प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला उठ रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए धुआं बगैर आग के उठता
नहीं है। अगर ये मामला उठ रहा है तो निष्पक्ष तरीके से इस पे गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि कहीं कोई किसी एजेंडे से तो नहीं ये लड़कियों के साथ धोखा हो रहा है। भाजपा को गुड गवर्नेंस, हम डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। हमारे लिए कॉम्युनल हार्मनी, प्रधानमंत्री ने तो रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से ये बात कही थी कि 10 साल के लिए कम से कम आप कॉम्युनल हार्मनी को बना के रखें। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लड़कियां सफर कर रही हैं और वो आगे सचेत मीडिया होने के कारण वो केसेस सामने आ रहे हैं, तो हम इससे नकार भी नहीं सकते कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके ऊपर प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। जी हिमांशु, इसकी जो सुर्खियों में जो ये ज्यादातर से आप देखें, इसकी शुरुआत तो केरला में, कर्नाटक में, तमाम जगहों पे कोर्ट में ये मामला गया है, वहाँ पे कई मामले आए हैं, लेकिन जो सुर्खियों में आए उसका कारण है झारखंड से तारा शाहदेव का केस। और उस केस में साफ साफ ये चीजें दिख रहा है कि मकसद मोहब्बत नहीं था, मकसद प्यार नहीं था, मकसद जिहाद था या नहीं, इस पे सवाल हो सकते हैं, इस पे आप बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन मकसद ये बहुत साफ था कि ना मोहब्बत था ना प्यार था। प्यार और मोहब्बत में इस तरह के परिणाम नहीं हो सकते हैं। जी दिलीप जी, आपके सवाल और अभी पुष्पेंद्र भाई और मौलाना साहब के बीच की नोकझोंक को भी हम अगर सवाल ही मान लें, मेरा कहना साफ है, जिस तरीके से नई सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और भाजपा की सत्ता आई है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ठीक है, सहयोगी भी साथ में है, मेरा यह कहना है कि अगर ऐसा है लव जिहाद जैसा आप कह रहे हैं कि रांची की घटना भी से संकेत आपको मिल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं, एक सेकंड मैं मेरी बातों के बाद आपको आपका कोई सवाल नहीं बचेगा। मेरा यह कहना है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इस पर शोर मचाने की बजाय हमको सरोकार की तरफ बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं इस मुद्दे के पर एक सख्त कानून बनाएं, हम ऐसा करने वालों को दंडित करें, इस तरह का माहौल बनाएं कि ऐसे अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे करने की हिम्मत लोग न करें। तो आप केवल मीडिया में चर्चा करके और एक अननेसेसरी उन लोगों को भी टारगेट में लेना जो इसमें नहीं है, यह भी बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, ऐसे करने की अनुमति भी किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सच्चाई से दो सवाल है। सरकार को, प्रशासन को इस तरीके से रुख अपनाना चाहिए, जैसे झारखंड का मामला है या कहीं का भी मामला हो, इस पर इस तरह की नीति क्यों नहीं बन रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जजमेंट तुरंत हो और चीजों को तय करके उनको इस तरह के दंड दिए जाए कि इस तरह के करने का कोई प्रयास न कर पाए। केवल शोर मचाने से किसी सरोकार को आप हासिल नहीं कर सकते। नहीं, आप इसको ढक के रखने से अभी कुछ नहीं मिलना है। नहीं, हम ढक नहीं रहे हैं इसको। कानून अपना काम करेगा या मीडिया ट्रायल होगा। मैं दिलीप जी ये कह रहा हूं कि आज क्या मीडिया संस्थान कोर्ट की भूमिका निभाएंगे? नहीं, सवाल ये है कि कोर्ट, अदालत, प्रशासन, नियम से देश चलेगा या मीडिया के संपादक और एंकर आज देश चलाएंगे? संपादक या आज के तारीख में मेरा यह कहना है कि अगर कहीं हो रहा है जी, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों को ले जाइए, सभी पार्टियां मिलकर, या संसद में बहुमत है, इस तरह के नियम बनाए जाए कि इस तरह के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से आप दंड को और कठिनतम दंड बनाएं। इस तरह की स्थिति पैदा करें कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा करने की हिम्मत कोई न करे। पहले तो सबसे पहले तो जरूरी है कि सच्चाई को उजागर करें। मान लिया, अरे भाई रकीबुल उसका नाम है या कोहली नाम है, जो भी नाम है, उसके जजेस के साथ ताल्लुक है, उसके घर से जो सीडी पकड़े गए, तो मैं सबको सामने लाऊं ना। हमने कब मना करा? आपके मना करने से भी तो मना नहीं होता। आप लोग जो करते हैं ना, जज की जो भूमिका है, मौलाना साहब करना चाहते हो। मौलाना साहब, मैं आप ही की आपको आपके गाइडलाइन से मीडिया नहीं चलेगा। मीडिया को अगर कोई सच, आप सुनिए, आपसे मैं बहस के माध्यम से भी देश नहीं चलेगा। आप अपनी बात कह चुके हैं, अगर हमारे सलाह हिमांशु मैं आपके पास लौटता हूं। पुष्पेंद्र, दो चीजें निकल के आती है। एक कि आप किस तरह का कानून बनाइए, आप किस तरह से उसको डील करिए, लेकिन उससे पहला सवाल है, और इसको आप सीधा बीजेपी अभी सत्ता में है, बीजेपी अभी सत्ता में आई है, चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये आज का मामला नहीं है जिसको कि आज आपको जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है। ये मामले और ये जो तथ्य हैं, जो कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो केरला पुलिस के जो तथ्य हैं, इस तरह के मामले केरला एलोन में 2006 से 9 तक
कुल इंसिडेंट 2866 है, जिसमें केस रजिस्टर्ड हुए हैं 703 में, जिसमें रेस्क्यू किए गए हैं 261। ये वो मामले हैं जिसकी शुरुआत बीजेपी या एनडीए के सरकार से पहले है, ये आज का नहीं है। तो इसको आप सियासत से जोड़ दें, ये आपके लिए आप तक निर्भर करता है। आप इसको मीडिया की जिम्मेदारी से जोड़ दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करके उसको हर चीज कानून करे, हर चीज सरकार करे, समाज फिर आप कहते हैं कि समाज का कोई योगदान नहीं है। तो सिविल सोसाइटी है, जो सामाजिक स्तर पे जिन चीजों का खुलासा होकर उसको स्वीकार करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो कौन करेगा? दिलीप, मुझे लगता है कि कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है कि कैसे किसी चीज को जब आप रंगे हाथ पकड़ जाते हैं तो उसको कैसे दाएं बाएं किया जाए। और कुछ लोगों के एजेंडे में ये चीजें बड़ी आसानी से होती हैं कि जब वो पकड़ जाते हैं और उनके पास कोई तथ्य नहीं होता तो वो नहीं बीजेपी चुनाव की वजह से इसको उठा रही है। जैसे अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसको अभी उठाया गया हो, 2005 से चल रहा है, केरल में चल रहा है, जहां कभी बीजेपी का वही बड़ा कैडर भी नहीं रहा, जहां अभी कल परसों खबर आई है कि वहां आरएसएस का कार्यकर्ता मारा गया है। तो मेरा कहना यह है कि आप इस मामले को सिर्फ इसलिए कि साहब चुनाव का मामला है, बीजेपी जो है सत्ता में आ गई है, मीडिया उसके दबाव में आ गया है, लिहाजा ऐसी खबरें प्लांट कर रहा है। मैं समझता हूं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को, एक सोची समझी साजिश को, एक क्राइम को छुपा करके अब उसके ऊपर दाएं बाएं करना। और कुछ लोगों की जो डिबेट में हिंदुस्तान में लोग नजर आते हैं, चाहे वो मौलाना हो या मुफ्ती हो, वो आते तो मुफ्ती और मौलाना की आप पहले मौलाना मुफ्ती तक नहीं है, दूसरे लोगों आप पूरी कौम का मत करिए। पत्रकार है बीजेपी के, आप अपनी बात कर चुके हैं, वरना मैं अभी छोड़ कर आप चले जाए, मुझे जवाब दीजिए। आप अपनी बात दिल्ली साहब छोड़ के आप जाए न जाए मुझे आकर साहब आपने बात, आप जब आप अभी आप आपके पास आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए आप यहाँ पे। अरे आपको अगर फायदा मिलेगा लीजिए जाके। अरे आपसे क्या, आपसे पूछ के बैठूंगा मैं? तो आप मुफ्ती और मौलाना आप अपनी बात कहिए, जब अपनी बात आपने कह दी, आप सुने बिला वजह की बात। मौलाना और मुफ्ती आते हैं आप अपनी बात पूरी बात सुने जी। ये नाम के तो बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ लफ्ज वापस लीजिए अपना, मुफ्ती और मौलाना का लफ्ज मत लीजिएगा। नहीं साहब आप आपके पास आता हूँ। तो ये तमाम नित्यानंद ने क्या करा, आसाराम ने क्या करा, इसको क्यों नहीं कहते? ये बताएंगे कि इस्लाम में जो है वो हम पीस धर्म है, इस्लाम में जिहाद का मतलब ये है, इस्लाम में फलाने का मतलब ये है। ये डेफिनेशन बताएंगे कि जैसे इस्लाम इनसे पढ़ने के लिए बैठे हैं। पूरी दुनिया देख रही है इस्लाम में क्या है। हमको आप मौलाना साहब चुप होंगे कि नहीं चुप होंगे? अगर आपने ये बदतमीजी जारी रखी, आप बिल्कुल चुपता रहिए। आपके जब समय आए तो आप बात। अरे आप मुफ्तियों को कहलवा रहे हैं, आप धर्म को कहलवा रहे हैं, आपको ये नहीं, आप एक धर्म पे 22 करोड़ लोगों मुफ्ती या मौलाना शब्द क्या बिल्कुल शब्द है, बिल्कुल आप बहुत मान्य है लफ्ज है। मुफ्ती बोलना क्या नाजायज है? कहना है आपने सुना नहीं, आप नाजायज करें, आप यहाँ फैसला करें। नहीं मुफ्ती बोलना, बहुत से मुफ्ती और मौलाना आके जिस तरह का ढोंग करते हैं टीवी पे। मैंने ढोंग वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। आप उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए, आप अपनी बात, जब आपका समय होता बोलिए। मुझे समाधान बताएं क्या है। नहीं मुझे नहीं समाधान आपको बताना, आपको कोई समाधान, आपको अल्लाह भी समाधान नहीं बता पाए। आपका मतलब समय बोलिए, तैयार नहीं है। पुष्पेंद्र कंप्लीट जी। मैं जो पूरी बात कह रहा हूं वो ये है कि एक आप देखें कि इस पूरी घटनाओं को टेलीविजन, जिस देश के जितने टेलीविजन हैं सब इस पे स्पेशल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारे लोगों ने अपनी अपनी इसमें खोज की है। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार इसको एक वर्ग जो है वो आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ के इस पूरे क्राइम के ऊपर चादर क्यों डालना चाहता है। मेरा सवाल यह है कि भाई मेरे, आप मुझे बताएं कि इस देश में बटला हाउस इनकाउंटर होता है, एक वर्ग कहता है नहीं ये तो फेक है। अरे आप किसी चीज को मानने नहीं तैयार हैं और फिर कहते हैं इस पर जांच करानी। मसला वो नहीं है, मसला वो नहीं है। इशरत जहां का इनकाउंटर हो जाएगा, अरे तो फेक है। बॉम्बे से 4 मुसलमान लड़के जिहाद करने चले जाएंगे इराक, अरे वो पता नहीं है। मेरा कहना ये है कि एक साक्षी, लेकिन मसला वो नहीं है, मसला वो नहीं है बेचारा साज भी मसला वो नहीं है। मसला इस पे आते हैं, लोग जिहाद पे आते हैं और बात एक मिनट भाषा का इस्तेमाल करा इन्होंने, हमका हमारा यहाँ बैठना जरूरी नहीं है। आप बैठे ना बैठे मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, जरूरत नहीं। आप सबका है, देश एक बार आप अपना अच्छा ले चुके, वापस लो, ये अपना लफ्ज वापस हम ले चुके थे, कर रहे हैं, बैठ सकते ये कह रहे हैं आप अपना देश वापस ले चुके।
आप यही कह रहे हैं, इस तरीके की भाषा से आप समझते हैं। आप ये लफ्ज वापस दिलवाइए पहले आप, क्या आप अपना देश चुने चुने? आप पहले शांत हो जाए, पुष्पेंद्र जी, हम जिस पे चर्चा कर मैं वही ला रहा हूं, तो मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूं। लोग रेफरेंस देंगे बीजेपी का, आरएसएस का, एजेंडा इलेक्शन है, ये क्यों देंगे? मैं भी रेफरेंस दे सकता हूं ना। मुझे इस्लाम की डेफिनेशन नहीं समझनी कि इस्लाम पीस से आया है। देख रहे हैं इराक में इस्लाम कहां से आया है, हमको समझ में आ रहा है इस्लाम क्या कर रहा है। दहलवी साहब, पुष्पेंद्र जी, दहलवी, मैं आखिर में कह के मैं ये डिबेट छोड़ना चाहता, एक लफ्ज कहना चाहता हूं। एक सेकंड दहलवी साहब, पुष्पेंद्र जी, दहलवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पुष्पेंद्र जी आपसे भी और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर हम मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाएंगे तो आप इस पूरे प्रोग्राम का कोई बेकार, इस प्रोग्राम को करने का कोई फायदा नहीं होगा। दर्शकों को जो सच्चाई दर्शकों के सामने हमें लाना है, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पे काम होना चाहिए, जिन चीजों के बारे में समाज को, देश को, तमाम समुदाय को, जहां पे गंभीर होना चाहिए, जहां से कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है, जहां से ऐसे चीजों को रोकी जा सकती है, उन चीजों पे चर्चा सार्थक हो, यह बहुत जरूरी है। दिलीप, मैं बराबर ये कह रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को बीजेपी आरएसएस से जोड़ करके इसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मेरा सवाल ये है। आप ये कह रहे हैं कि तारा हो चाहे नहीं हो, क्या सच्चाई है उसके बारे में पता चल गया। केरला में 2005 से क्या हो रहा किसी को पता है, वहां की कोर्ट ने क्या कहा किसी को पता है। आप इसको अपना एक एजेंडे के तहत इसको डाइल्यूट करते हैं क्योंकि आप गले पकड़ गए हैं, आप चोरी करते हुए पकड़ गए हैं, तो आपको डाइल्यूट कर रहे हैं। अब आप भाषा और परिभाषा समझा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं पुष्पेंद्र कि इसको सियासत से जोड़ के, मैं उसी से तो डाइल्यूट हो रहा है इशू। जी, सच्चाई को सियासत से जोड़ के हम कहीं ना कहीं सच्चाई से भटक रहे हैं, आप भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है इसको भटकाने की। ठीक है। जो इरफान, कई सारी चीजें हैं, हिमांशु जी ने जो बात कहा, जो बात दहलवी साहब ने कहा, जो पुष्पेंद्र जी, मैं चूंकि मेरा ये धर्म मानता है कि मैं इस बहस में बैठा हूं और मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता हूं उस तमाम चीजों का। मैं आपके पास आता हूं। एक सेकंड, मैं इस विषय पर नहीं बोल रहा हूं, यहां के माहौल पर बोल रहा हूं, शब्दों के चयन पर, और हम ऐसी बातों से खुद को परहेज करना चाहिए जिससे किसी कौम पर सवाल उठता है। कोई कौन सा सवाल उठा रहा है? हमको देखिए, ये कुछ आपत्तिजनक शब्दों को, दिलीप जी आप एंकर हैं, आप संपादक हैं, आपका ये दायित्व बनता है, आपत्तिजनक शब्दों को वापस दिया जाए। अगर चलिए उसमें इन सब शैतान बाहर दहलवी साहब, सामान्य बात करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, शब्दों के, जी बिल्कुल। जो महत्वपूर्ण सवाल है इरफान, कि आप इसको सियासत से जोड़ के देखें, आप मीडिया पे जिम्मेदारी देखें, आप इसको धंधा बनाएं, इसको अपराध कहें, इसको धर्मांतरण से जोड़ें, लेकिन मामला जो है वो गंभीर है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जैसे भाई पुष्पेंद्र कह रहे थे मौलाना और मुफ्ती, तो ये बात सही है, पाकीज़ा और मुक़द्दस अल्फाज हैं ये, इन पर इस तरह की बातें न हो तो ज्यादा बेहतर है। अतहर दहलवी नाम है इनका, पुष्पेंद्र भाई, अतहर दहलवी साहब आप कह सकते हैं, उनका नाम लीजिए, क्योंकि क्या फायदा कि इस तरह की चीजें जो हैं, सियासी लीडर हैं क्या ये, चुनाव लड़ते हैं? अतहर दहलवी साहब इनका नाम है, अपना जो उनका नाम है, तोगड़िया इलेक्शन लड़ते हैं। और आप जो तोगड़िया है ना, आप भी वही कहिए ना, मानिए तोगड़िया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि लव और जिहाद दोनों पाकीज़ा और मुक़द्दस अल्फाज हैं। प्यार भी पाकीज़ा है और जिहाद भी पाकीज़ा है। अगर जिस तरह हिमांशु जी कह रहे थे, कोई चीज कहीं नजर आती है तो उस पर समाज को सामने आकर मुकाबला करना चाहिए और उसको मंजर आम पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो सजा कानून में हो वो सजा उसको दी जानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत या हरकत न कर सके। इल्जाम तराशी से काम नहीं बनेगा, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। दिलीप जी देखिए, ऐसा है, एक मिनट पहले तो मैं आपको अपने दर्शकों के लिए 2-3 चीजें, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में बताना जरूरी है कि कितने मामले और कहां ये मामले आए। सिर्फ रांची नहीं, मेरठ नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं, कई सारे ये मामले, और इस तमाम मामले में जो कुछ हुआ क्या है, होता क्या है कि एक मुस्लिम युवक या लड़का हिंदू नाम लेके
वो किसी लड़की से प्यार करता है या प्यार करने का नाटक करता है, ये जो कहा जा रहा है। और उसके बाद शादी होता है, शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए उस पर जोर दिया जाता है, जो मामले सामने आ रहे हैं। अब ये अगर मामला है तो ये क्या अपराध का मामला है या जिहाद का मामला है? ये अपराध का मामला है या किसी समुदाय धर्मांतरण का मामला है? ये मीडिया को किस तरह की भूमिका मीडिया की होनी चाहिए? मीडिया ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं अब तक, चाहे किसी भी चैनल ने किए हों, और पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर से पहले देश के कई मीडिया संगठनों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया है। उस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत साफ चीजें निकल के आ रही है कि ऐसे आप उसको जिहाद कहें ना कहें, लव जिहाद कहें ना कहें, लेकिन नाम बदल के शादी करना या प्यार करना और प्यार के बाद उसके धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करना, इस तरह के मामले सामने आए हैं। और ये सच्चाई है, और ये सच्चाई वो लड़कियां एक नहीं दो नहीं, कई तरह के मामले इस तरह के हैं। लव जिहाद का शब्द केरला हाईकोर्ट से आया या मीडिया ने इसको कॉइन किया? लव जिहाद का इस्तेमाल शब्द का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। और उस पर यहां तक कि हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये मामला पहुंचा हुआ है कि सियासत के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सिर्फ इसको बीजेपी आरएसएस चुनाव से जोड़ के देखना और उसको जोड़ देना, क्या वाकई हम सच्चाई से मुंह मोड़ने के तरफ काम तो नहीं कर रहे हैं? यह सवाल है। और अगर हम सच्चाई से मुंह उसको सिर्फ सियासी अमली जामा पहना दें कि इसमें सियासत के कारण ये हो रहा है, सत्ता और सियासत से जोड़ के देखा जाए सिर्फ, तो कितना उचित है? यह गंभीर सवाल है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो ये कि मैं दर्शकों से अपनी तौर पे कि ऐसी जो गर्मा गर्मी उससे उनको जो चिंता हुई है, उनको फिक्र है, उसके लिए मैं जो है उनसे माजरत चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, देखिए भारत का मुसलमान हो या हिंदू, संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। और हमारा कहना ये, क्राइम कोई भी करे, क्या वो मुसलमान हो, क्या हिंदू हो, सिख हो, इससे जो भी क्राइम करे, तारा शाहदेव के साथ जो कुछ हुआ मुजफ्फरनगर, ऑर्गेनाइज हो रहा है, वही पूरे तो करने सवाल ये है, पूरा तो करने दीजिए ना मुझको। इस चीज़ को हम बार बार है, ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका भी सम्मान है। कोर्ट ने एक बात कही, केरला में जो कुछ हुआ कभी भी उसको जो है ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वो जो है काबिल कबूल चीज़ है। हमारा कहना यह है कि हमारे पास एक सरकार है, एक मजबूत सरकार है, और उस सरकार से खाली बहैसियत हिंदू और मुसलमान सबकी एक उम्मीद थी, भाई ऐसे वाकयात बार बार हो रहे हैं। सरकार से पहले मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बात तो पूरी करने, आप बीच में रोके तो बात कहां से मुकम्मल करूं? आप अपनी बात, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं, आपने पहले भी कहा कि इसकी सरकार जांच करे, एक मजबूत सरकार है, आपने पहले भी कहा। सर मेरा कहना है कि समुदाय समाज की भी कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। क्या जिम्मेदारी है जी? 42 लोगों का मुत्तफिका फतवा आ चुका है कि इस तरीके की शादियों को किसी भी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। आपको सुन के हैरत होगी, खुद मुसलमानों में खाप बिरादरी है, जहां लगा हुआ इलाका मेवात है, जहां रिलीजन तो बहुत दूर, मुसलमान आपस में खापों में शादी नहीं करते। हम फतवा दे के उनको आपस में शादी नहीं करा पाए। 42 मौलवियों का, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर, सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा है इस तरीके की शादियों को जो लड़के कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं हिंदू बच्चियों के साथ, किसी के साथ भी, उनकी शादी को उनके माँ बाप को जिम्मेदारी है कि ऐसे धोखाधड़ी को रोकें। मैं एक चीज बोलूंगा इरफान साहब अतर साहब माफी के साथ, इरफान साहब आए या ना आए, इरफान साहब एक नहीं मैं बोलूंगा, फतवा आए या ना आए, फतवा दे या ना दे, ये शादी नाजायज नहीं, नाजायज है, बिल्कुल, इस पे फतवे का इंतजार की जरूरत इसमें नहीं है। इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, मालिक न बनिए, इनको पूरी बात करने दीजिए। फतवा आप दे या न दें, देलवी साहब नाजायज रहेगी। इस पे बिल्कुल सूरत में जबरदस्ती किसी कीमत पर कोई साहब, जब समुदाय की बात कर रहा है, समुदाय का जवाब दे रहा हूं ना मैं, आप उनका बात करने का जवाब नहीं दे रहा ना। देखिए फतवे नाम से एक और उलझन शुरू हो जाएगी। उलझन नहीं, फतवा दे या न दें, अरे दुनिया पढ़ी लिखी है, सबको मालूम है कि जबरदस्ती नहीं, लायक रहा फिद्दीन मौलाना, आप तो जानते हैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है शादी के लिए। इरफान साहब पहले बात तो पूरी कर ले, वो फतवे का जिक्र जो है उलझन पैदा करेगा। तो सही, समुदाय पूरी बात करें, पूरी बात कौन है, पूरी बात तो करने दीजिए। और इसमें किसी भी सूरत में इस तरीके की हरकतों को जायज करार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए सब ने, अंजुमन मिनहाज रसूल ने और सारी तंजीम ने मिलकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से एक बात का अनुरोध किया जिस दिन तारा शाहदेव वाला मामला आया
इवन जिस मुफ्ती ने निकाह पढ़ाया उनको भी निलंबित किया गया और कहा गया कि आपने ये काम गलत करा, इसलिए आइंदा आप कुछ तरीके का क्या, इस तरीके के तो क्या मुसलमानों में भी आप निकाह नहीं पढ़ाएंगे जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। तीसरी चीज क्या है, मेरे यहाँ मित्र हमारी बहन बैठी हैं, हमारा कहना यह है कि जाहिरी बात है जो आज की हमारी वर्तमान सरकार है, हम विकास के मुद्दों पे आए, सबको साथ सबके साथ की विकास की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि इस तरीके के मुद्दे जो देश में अलग अलग किस्म के समुदायों के बीच झगड़ा पैदा कर रहे हैं, और दिलीप जी एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगा, हमारे मोहतरम दोस्त बार बार इस पर गुस्सा हो रहे हैं, हमारा कहना यह है कि आज की सूरत हाल आप ये देखिए, इस तरीके के वाक़यात को तो कभी हमने जायज़ करार नहीं दिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट आप सुनिए तो आप सुन तो लीजिए, आप या तो आप लोग बोलिए, आप लोग आप कौन हैं इस्लाम में? तो आप यहाँ बिठा के पूछने के बुलाने की जरूरत क्या थी हमको? नहीं दिया, जब आप ये सब कह रहे हो तो आप बुलाइए नहीं, आप कहते रहिए। इरफान साहब इनको बोलने तो दीजिए ना, उसको हदीस ऑलरेडी दिया हुआ है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन इस्लाम दिया हुआ है, आप बोलने दीजिए ना, आप अगर कंप्लीट करें वो तब जी। दूसरी चीज ये है, जो हमारे मित्र जो हैं, हमारे पीयूष जी जो हैं, उनकी भी अपनी चिंता है, उनकी चिंताओं का मैं आदर करता हूं। हमारा कहना यह है कि देखिए, धर्म परिवर्तन को किसी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। ये धर्म परिवर्तन नहीं, मैं आ रहा हूं, नहीं, अगर जबरन अगर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अरे भाई आप बोल लीजिए या मुझको बोलने दीजिए। हजरत आप गाइडलाइन दे रहे हैं पूरी, यहाँ उनके बाद बोलिए, आप उनके बाद बोलिए ना, अगर आपको नहीं बोलना मुझसे कहिए कि मैं बात करा दूं। पूरी बात करने देते हैं उनको, पूरी बात। दूसरी चीज क्या है जी, धर्म परिवर्तन के बारे में 2002 के जबरदस्ती जायज नहीं, सबने कहा कि धर्म परिवर्तन कर सकते हैं सूरत में। आप बोल लीजिए, अगर आप करवा दीजिए। एक सेकंड, आप दहलवी साहब को पूरी बात कर दें। शादी के लिए, शादी जैसे मुकद्दस बंधन के लिए आप किसी के साथ पहले तो धोखाधड़ी करें, अपना नाम बदलें। हाँ, आप कोहली हो या रकीबुल, जो भी, मुझे उससे मतलब, आप अपना नाम बदलें, नाम बदल के आप शादी करें, उसके बाद जबरदस्ती आप उससे के मजहब बदलें। हमारा कहना यह है कि संविधान ने आपको इजाजत दी है, लेकिन जबरदस्ती किसी के धर्म परिवर्तन की यह भी इजाजत नहीं है, इसलिए इस पर कानून होना चाहिए। आखिरी बात जो मैं अपने इन सारे मित्रों से कहता हूं कि हमको केरला हाई कोर्ट की चिंता है, लव जिहाद पे चिंता है, होनी चाहिए, मैं आपके, हम सब पूरा सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय जो है 70%, मिजोरम 100%, मणिपुर, नागालैंड, और नीचे आप चलते हुए आइए कि खुद आंध्रा और तेलंगाना, इवन केरला के अंदर जो लड़कियां, जो हिंद, जिनको आप कह रहे हैं मुसलमान, ये पूरी चीज तो रखें, वो लड़कियां पहले दलित थी, दलित से उनको क्रिश्चियन बनाया गया, क्रिश्चियन के बाद वो जिनके 5 लड़कियों को, जिनको मैं खुद मिल के आऊं, जिनको बात में जो हमारा कहना है, आप चर्चा कीजिए। धर्म परिवर्तन अगर संविधान इजाजत देता अच्छी बात है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन और इस तरीके की धोखाधड़ी के लिए एक कानून होना चाहिए। हम समर्थन के लिए तैयार हैं। आपसे भी और इरफान से भी एक सवाल है, और ये सवाल बहुत ही जरूरी है पूरे इस लव जिहाद जो शब्द है। मेरी पहले आधी लाइन रह गई थी, आपने मुझे खामोश करा दिया था, और मैं बुद्ध बन के यहां बैठना नहीं चाहता, चूंकि इशू ऐसा है। सवाल यह पैदा होता है कि फतवे आए या ना आए, फतवे दिए जाएं या न दिए जाएं, जरूरी नहीं है पुष्पेंद्र भाई कि फतवे जारी कर दिए जाएं। ऑलरेडी कुरान और हदीस में सारी चीजें दी हुई हैं। जबरन इस्लाम धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, खुशी से कोई होता है तो हो सकता है, और जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा निकाह हो ही नहीं सकती। तो निकाह जब नहीं हो सकती तो ये शादी नल एंड वाइड हो जाएगी, ये मान्यता इसको दी ही नहीं जा सकती। तो पहले इस्लाम में जब इसको मान्यता नहीं मिलेगी तो भारत के कानून में कैसे मान्यता मिल जाएगी? तो हम इस चीज को मंजर आम पे लाएं, हम एक भी फतवा ना आए, कुछ भी कोई ना कहे, तो अभी ऑलरेडी सारी चीजें दी हुई हैं, उनका निफाज हो, उनको लागू किया जाए, उनको बताया जाए और ह्यूमन राइट्स की बात की जाए। और ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि दुनिया को बताया जाए कि लव और जिहाद, वरना एक बड़ा मसला खड़ा होगा। मैं पुष्पेंद्र जी से एक बात शेयर करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, एक छोटी सी बात है, इस चीज पे जो भी व्हाइट पेपर आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन हजरत आपने आते ही जिन लोगों का नाम ले लिया, हमला जायज नहीं है। आप बात तो सुना कीजिए ना, सीधे नॉमिनेट कर दिया आपने। पुष्पेंद्र जी, मेरा कहना ये है, मैं एक बात, एक सेकंड, मैं पुष्पेंद्र जी से कह रहा हूं कि क्या आप इस चीज का समर्थन करेंगे कि जो ये लचक जो है कि एक आदमी चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बने,
या एक आदमी चांद मोहम्मद चंद्रमोहन बने। इसलिए बेहतर ये है कि हमारे पास अब कानून मौजूद है। मोहम्मद अली हो जाए, आपसे क्या मतलब है? मर्जी है, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना उसके बाद पाबंदी लगनी चाहिए। हम पाबंदी का नहीं, पाबंदी हरगिज़ नहीं लगनी चाहिए। ये पाबंदी कैसे लगाएंगे? अच्छा वो कर ले, उसके बाद खाली हिंदू मैरिज एक्ट से बचने के लिए वो शादी करे, नहीं हिंदू मैरिज एक्ट से बचने। मुझे लगता है ये मेरा विषय नहीं है हिमांशु, ये मेरा विषय नहीं है। जो सवाल है दो शब्द हैं, एक लव है एक जिहाद है। लव मैरिज होते रहा है, होते रहेंगे, बिल्कुल ये दो अलग चीजें हैं। धर्म परिवर्तन भी लोग करते रहे हैं, कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं करते रहे, कर सकते हैं। और देश में पहली बार कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिनकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, संविधान में प्रावधान है। ये ना तो हम उस धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ना ही हम उस धर्म की पाबंदी लगनी चाहिए। और जबरन लगाएंगे, जबरन धर्म परिवर्तन पे पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी लगनी चाहिए बिल्कुल जबरन पे। अगर फिजा के हस्बैंड हो गए तो उनकी मर्जी थी। हमारा चर्चा नहीं है फिजा पे। जो सवाल है वो है लव को जिहाद से जोड़ा गया है। और इसमें पूरी एक तो फंडिंग की बात है, एक ऑर्गेनाइज, एक सेकंड, जो सवाल जो उठ रहे हैं, एक तो ऑर्गेनाइज फंडिंग की बात हो रही है, एक हो रहा है इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाने की बात हो रही है। इसको फोर्स कन्वर्जन तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, इसको जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है। जहां गंभीरता वहां विषय की आती है। ये लव मैरिज या धोखे की बात होती, चीटिंग और फ्रॉड की बात होती, एक अपराध की बात हो तो उसको वहां तक आप छोड़ देते। लेकिन जो मैं 5 जन और ऑर्गेनाइजर की बात नहीं कर रहा हूं। देश के 3 चैनल्स ने और 2 जो अच्छे जैसे अखबार आप कह सकते हैं, उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया और उनकी रिपोर्ट और जो पुलिस की रिपोर्ट है, इन तमाम चीज़ों में। और यह मामला इसलिए गंभीर है कि क्या ऐसा चीज इस देश में ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्या मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल जो कर रहा है लव जिहाद, वो लव जिहाद कहां से आता है? केरला हाईकोर्ट से आता है। तो क्या इसका इस्तेमाल होना चाहिए? ये सवाल है। 2 सवाल है हिमांशु। सबसे पहले आप चूंकि मीडिया पे बोल रहे थे कि मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, मीडिया का जो काम है आप भी कर चुके हैं मीडिया का काम, मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही है, जो तथ्य आ रहे हैं, जो बातें आ रही है, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल क्या नाजायज है? देखिए, फिर मैं टिप्पणी करूंगा तो आप कहेंगे कि मेरे सलाह से मीडिया नहीं चलेगी। मैं इसलिए उस पर जाऊंगा ही नहीं। मेरा यह कहना है कि ये जो विषय है, ये विषय बहुत गंभीर है। उसी गंभीरता से चर्चा करें। एक सेकंड जी। ये जो आप कह रहे हैं कि फंडिंग का सवाल, जबरन धन परिवर्तन का सवाल, धोखे से फिर उसको जिहाद से जोड़ेगा, जो आपका सवाल है ये बहुत हल्का नहीं है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, इसकी तह तक जाने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन साथ साथ इन 2 शब्दों को जोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दलों द्वारा हो रहा हो या किसी संगठन के द्वारा हो रहा हो। मैं जब तक किसी की संलिप्तता, मीडिया में इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया में इस्तेमाल हो रहा है, मैं चाहे मीडिया हो, मैं किसी पर किसी मेरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल मीडिया में हो रहा है। मेरा देखिए, मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा हूं। मैं दिलीप जी ये कह रहा हूं, फिर आप ये बहस दूसरे दिशा में चली जाएगी। चूंकि झारखंड में मैंने देखा है इस मामले पर सीबीआई जांच हो, इस मांग को लेकर बीएचपी का वहां पर किस तरह का प्रदर्शन हुआ, कितने नुकसान हुए, कितने लोगों को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी, सीबीआई जांच की घोषणा हो गई, 6 दिन तक निर्णय नहीं लिए गए। यह मामला गंभीर है, लेकिन क्या यह गंभीर नहीं है कि आपने सड़क पर किस तरह का उत्पात किया, किस तरह के लोगों के खून बहाए आपने? यह इस पर चर्चा नहीं होगी? क्या मीडिया ने उस पर लाइव किया? क्या मीडिया ने उस पर बहस की? मेरा यह कहना है कि गलत दोनों है। जो हुआ वो भी गलत है, उसके बाद जो हुआ वो भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक तो ऐसे ही हम दूसरे देशों के निशाने पर हैं, दूसरे देश हमारी प्रगति से आहत हैं, वो हमको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोगों को उत्तेजना में नहीं, बैठकर चिंतन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें अपीजमेंट हो या ना हो। मेरा साफ कहना है कि उत्तेजना में ना आए, हम बैठकर चिंतन करें, गलत को गलत कहें और जो गलत हो रहा है उसको भी गलत कहने की हिम्मत रखें। जी हिमांशु साहब, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। दिलीप साहब, हिमांशु साहब, ऐसा है मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूं,
परंतु ये बात भी है कि जब एक बात प्रोमिनेंट लेवल पे उठती है, खास तौर पे जब तारा शाहदेव जो नेशनल लेवल की शूटर थी, उन्होंने हिम्मत करी और उन्होंने आके मीडिया से ये मीडिया को बताया कि उनके साथ क्या हुआ, और उसके कारण और लड़कियों ने हिम्मत करी आने की। और मैं ये समझती हूँ जैसे आज कानपुर में मामला आया है, वैसे अगर आए दिन नेक्स्ट वीक 10 डेज, मंथ में, 1 महीने में, 2 महीने में ये मामले इतने सारे सामने अगर आ जाएं, तो इसका एक शब्द जो एक हाई कोर्ट ने इस्तेमाल किया है बाकायदा, और उसने माना है कि ये सिचुएशन ग्राउंड पे है, तो केवल ये कहना कि ये शब्द इस्तेमाल करने से माहौल खराब होता है, तो हम इसके पीछे छुप नहीं सकते। मैं केवल आपको ये वो कह रहे माहौल ऐसा नहीं बनना चाहिए, शब्द का इस्तेमाल करें लेकिन माहौल हम न बनाएं। लेकिन ये प्रॉब्लम सीरियस है। अगर आए दिन ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं और लड़कियों के अंदर हिम्मत आ रही है, ऑल्दो कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके बच्चे भी हो गए हैं उस विवाह से, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस डर से कि अब मेरा विवाह हो गया है, अब मेरी जिंदगी यही है, मैं आगे नहीं, तो हमको यही नहीं पता कि इस प्रॉब्लम का एक्सटेंट कितना है। और ये यहाँ तो जब तक आप प्रॉब्लम को हिमांशु साहब सुनिए, आप सुनिए, नहीं सुनिए मैं हिमांशु साहब, मैं आपको केवल ये बात बताना चाहती हूँ कि एक निर्भया कांड हुआ था और उसकी वजह से कितनी लड़कियों ने आगे हिम्मत करी आने की और बताने की कि देखिए उनके साथ भी ये हुआ है। सिमिलरली मैं समझती हूँ कि तारा शाहदेव के मामले से ये मामला उठा है, तो कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम अवश्य है, इसकी ठीक रूप से जांच होनी चाहिए ताकि जितनी लड़कियां माहौल इससे हम खराब ना करें, वो ये कह रहे हैं देखिए हिमांशु साहब, मैं जानकारी दे दूं जी। तारा शाहदेव की जो आपने बात कही कि उस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई और जिस तरीके से मीडिया ने उसका साथ दिया, ये बात भी सच है कि आज अगर मीडिया तारा के साथ खड़ी नहीं होती तो शायद सरकार भी इतने जल्दी निर्णय लेने को विवश नहीं होती। लेकिन एक बात और कहता हूं, तारा की हिम्मत का एक और फायदा झारखंड को हुआ कि तारा के हौसले देखकर मेरी कॉम की फिल्म जो आज रिलीज हुई उसको भी वहां टैक्स फ्री कर दिया गया। लेकिन हिमांशु साहब, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, मैं ये शायद मैं ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करूं कि मामला उठना चाहिए। अगर देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि माहौल खराब हो, लेकिन नहीं, माहौल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा इस डर से भी हमको मामलों को छुपाना नहीं चाहिए। सामने जो भी है सामने आना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या लव जिहाद की हकीकत क्या है और क्या इसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मीडिया को इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। क्या माहौल बिगाड़ने इससे बिगड़ सकता है, इसलिए इसको आप अगर सामने लाएं तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या खास चीज़ है। हालांकि बहुत तमाम आप हमारे जितने भी हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में आप सुन चुके हैं। इस बीच हमारे साथ नीता मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नीता जी, कुल मिलाकर के जो इस वक्त अब तक जो चीज़ें सामने हैं उस पर आप क्या कैसे देखती हैं इसको कि लव जिहाद। देखिए, लव जिहाद जो शब्द है ये आज का तो है नहीं, बहुत पुराना शब्द है जी। लेकिन इसको आज के समय में इस्तेमाल करना मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि यदि कोई दो अडल्ट अगर अडल्ट हैं और एक अलग अलग धर्मों के हैं और यदि शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक जिहाद का रूप दे देना चाहिए। नीता जी, लव मैरिज अलग है, लव मैरिज अलग है। जिहाद, लव मैरिज पर डिस्कशन नहीं हो रही है जी। जिहाद जब शब्द इस्तेमाल होता है तो जिहाद का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक वे में ये प्लान करके शुरुआत की गई है इसकी।
कहीं इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है क्या? मैं जानना चाहती हूँ। मीडिया में जो लोग भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो उन तथ्यों के आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां चाहे तारा शहदेव का केस तो सबसे बड़ा केस है, लेकिन उसके अलावा भी कई केस, कई सारे इन्वेस्टिगेशन, कई सारे ऐसे उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं जहां इस तरह का मामला हुआ है कि जहां प्यार या लव वो मकसद नहीं था, वो पाक मकसद नहीं था, वहां मकसद जो था वो बहुत नापाक है। उसके पीछे का जो उसके बाद जो उस लड़की के साथ या उस किसी भी जो लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, उसकी वो जो पीड़ित है, उस पीड़ित के की जो पूरे बयान है उससे उसको जोड़ के देखा जा रहा है। ये कोई लव मैरिज या मोहब्बत की पे रिपोर्टिंग नहीं है। आज भी कानपुर में एक मामला आया है। जब हमारे देश में जब हम लोग को इतनी फ्रीडम दी गई है कि हम अपने अपने धर्मों के हिसाब से हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकें, उसके हिसाब से जीवन व्यापन कर सकें, तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसे एक माहौल में पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वो अपने हिसाब से बड़े होकर के अगर ऐसा विवाह करना चाहता है दूसरे धर्म से, तब वहां तक तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर वो विवाह नहीं करना चाहता और विवाह के बाद, प्रेम करने के बाद उसे ऐसा पता लगे कि ये व्यक्ति तो किसी और धर्म का था, तो ये तो बड़ी जायज बात है कि उसको बुरा लगेगा। और हो सकता है कि जिस तरह से तारा शहदेव ने रिएक्ट करा वो बड़ा ही नेचुरल था। लेकिन एट द सेम टाइम कई छोटे पुटर मामले आए हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशंस भी हुए, यहाँ तक कि सीबीआई की रिपोर्ट भी मांगी गई, लेकिन ऐसा उसको जब डीप उसमें अंदर जाकर के गहन तरह से उसका अध्ययन किया गया तो कहीं ये नहीं पाया गया कि ये कोई जिहाद के फॉर्म में कोई वैसा रूप लेकर के यहाँ पर आई है ये चीज। मैं आपके पास आता हूँ पुष्पेंद्र। देखिए, मैं अपनी बात पे दोबारा फिर क्योंकि हमें कंक्लूड करना है तो उसी दिशा में वही बात कह रहा हूँ कि इसको मैंने शुरू में कहा कि जिस तरीके से हमारे देश में हिंदू और मुसलमान या हिंदू लड़कियां वाइस वर्सा कर ले, शादियां करती हैं, आज तक किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उस शादियों को इससे न मिलाएं कि किस किस ने शादी की। एक दूसरी बात यह है कि अगर आप फोर्स कन्वर्जन की बात है, अबडक्शन की बात है, गैंगरेप की बात है, कन्वर्जन की बात है, तो धोखे की बात है, तो यह क्राइम के दायरे में आता है। मैं इसको धर्म के दायरे में नहीं कह रहा हूं क्या कहते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नाम लेना, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे देना, इस क्राइम को डाइल्यूट करने की भी साजिश है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि चुनाव तो आज है, 2005 से केरला कर्नाटक से होता हुआ आज यहां आया है। ये बात अलग है कि हमारे देश में जब तक निर्भया का जैसा कांड ना हो तब तक सरकारें कानून नहीं बनाती का मामला नहीं होता तब तक कोई मैं कह रहा हूं मीडिया उसको तरजीह दे। आप देखें कि हमारे इसी मीडिया में, हिमांशु भाई से कहूंगा कि हम बचपन में जब दंगों के बारे में पढ़ते थे तो कहीं नहीं लिखा जाता था कि सांप्रदायिक दंगों में किसी का नाम नहीं दिया जाता था, मुसलमान मरा या हिंदू मरा है। लेकिन आज वाज़ेह तौर पर नाम दिया जाता है, मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया, लिखा गया। ये बदला है एक समय के अंदर। तो अगर आज इस इशू के अंदर इसको अगर लव जिहाद नहीं कहते और लव से ये स्टोरी होती तो आपको क्या लग रहा है? क्या ये मीडिया इतना समाज सेवक हो चुका है? क्या ये समाज में जो राजनीतिक लोग हैं इतने समाज सेवक हो चुके हैं? क्या ये धार्मिक लोग हैं इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि इसको रोकते? अगर नहीं ये बात आती तो ये 2005 से अब तक क्या कर रहे थे तमाम सारे लोग? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान शरीफ में क्या है, हदीस में क्या है, ये हम सब जानते हैं। रामायण में क्या है हम सब जानते हैं। क्या पूरे मुसलमान इस देश के, क्या पूरे हिंदू इस देश के उस रामायण की बताई हुई बातों और गीता की बताई हुई बातों में चल रहे हैं या कुरान हदीस की? लेकिन हम जब ऐसी बातों में फंसते हैं तो इस तरीके की परिभाषा देकर के वो भी डाइल्यूट करने की बात होती है। जमीनी हकीकत अलग चीज होती है। मेरा कहना यह है कि जो लोग कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे यहां मुफ्ती हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे यहां मदरसे हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे यहां इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी तरफ से एक कोहेसिव कोई बयान आया। ये बात मैं 3 दिन पहले इसके लिए भी कह रहा था कि जब अल जाफरी एक वीडियो टाइप लेके आता है और उसमें मैं रेफरेंस में कह रहा हूं, उस वक्त भी जरूरी था। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं मेरा सवाल है, मैं आप उससे बोलिएगा, मेरा सवाल है उससे पहले इसमें दो तथ्य आए हैं। मैंने जिन चैनल के पत्रकारों ने इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने उनसे भी बातचीत की। मैंने कई पत्रकारों से बातचीत की। मैंने उनसे पूछा आज कि आपको कहीं दिखा कि कहीं ये ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग इसका है? और मुझे एक सहयोगी जो जिन चैनल में से एक पत्रकार ने किया है, उन्होंने मुझे बताया कि इससे कुछ स्थानीय मदरसों का इसमें समर्थन होता है। नंबर 1 आप कहिए। बिल्कुल। नंबर 2, उसमें एक और बात आ रही है जो आज खबरों में और मीडिया में जो सुर्खियों में है। एक कोई शब्द आप मुझे बताएं, अल तकिया। तकिया, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छी, पहले बिल्कुल बहुत अपनी बात बिल्कुल कंक्लूड करता हूं। पहले तो पुष्पेंद्र जी की बात का चंद सेकंड में जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप YouTube देखें, जिस दिन से मामला शुरू हुआ है, मैं अपनी ज़ाती तौर से मैं बात करूं,
कोई चैनल ऐसा नहीं है जहां पर इस पे हमने अपनी राय ना रखी हो, बहुत वजाहत के साथ। अमन जवाहिरी पे परसों बड़ी खबर पे पूरी बहस हुई, NDTV में मैं खुद मौजूद था। ये हो गया इनका जवाब। दूसरी चीज, तकैया जो है, ये तकैया सुन्नी जो सेक्ट है, अल तकैया, तकैया जो है, इसके मायने होते हैं अपने आप को छुपा लेना। और सुन्नियों के अंदर जो भारत में 99% हैं जी, उनके अंदर तकैया कतान हराम है। अगर कोई आदमी तकैया कर रहा है तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर है। मैं पुष्पेंद्र जी की बात को जो है बिल्कुल जो एडमिट करता हूं, जो उन्होंने कहा क्राइम क्राइम है, लव और मैं इसका अल तकैया का जो यहाँ पे एक जो बातें मीडिया में कही जा रही है, मैं उसका कि टू ट्रैप द गलिबल एंड द वनरेबल नॉन मुस्लिम गर्ल इनटू देयर लव ट्रैप, going to temple, attending puja, wearing tilak, eating prasad, while ridiculing fellow Muslims, talking against Islam and Quran, अपने आप को छुपाने के लिए ये तमाम चीजें। अगर वो करता है, मैं फिर पुष्पेंद्र जी नहीं करता नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कुरान और हदीस में क्या है वो मतलब अलग है। बिल्कुल ये कहां से, ये शब्द कहां से आता है? कहीं नहीं है। तकैया कतान इस्लाम में हराम है। अगर कोई आदमी तकैया कर रहा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तकैया कतान हराम है जी। दूसरी चीज क्या है, ये कुरानिक शब्द नहीं है। ये जो खबर आप जानकार हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि ये कुरानिक शब्द नहीं है। ये कुरान में लफ्ज है ही नहीं तकैया। ये जो अरबी का वर्ड है तकैया, जो मुस्लिम समुदाय में एक खास सेक्ट है। इसको जो लिखा गया है कि ऑल ऑफ विच आर परमिसेबल, ये तमाम चीजें परमिसेबल है। अपने आप को डिसीव करना, छुपाना, अपने आइडेंटिटी को छुपाना, और इससे नॉन मुस्लिम। मैं पूरी बात मुझे, क्योंकि आप इस बात के जानकारी रखने वाले हैं, अल तकैया प्रिंसिपल, all of which are permissible under Quranic अल तकैया प्रिंसिपल टू befool the infidels। मैं इस शब्द के क्या मायने हैं? ऑर्गेनाइजर में जिसने भी आर्टिकल लिखा है जी, मैं इस जिम्मेदार पैनल से, जिसमें जिम्मेदार सहाफी भी हैं और जिम्मेदार पार्टियों के लोग और आप जो जिम्मेदार हैं जी, मैं ऑर्गेनाइजर के इस जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा है उनको चुनौती देता हूँ, चुनौती उनसे आग्रह करता हूँ, आवेदन उनसे जो निवेदन करता हूँ वो आए और आन के बताएं कि उनकी इस नॉलेज का जिम्मा कहां से था। इस्लाम में तकैये की इजाजत कहीं नहीं है। आप किसी सूरत में तकैये को जायज कर, इसको सरकार ये शब्द है नहीं है, ये शब्द कहां से आया? का वर्ड है, अरबी का वर्ड है। इस्लाम का छोटा सा एक सेक्ट मानता है, एक सेक्ट मानता है, और वो सेक्ट यहाँ है ही नहीं। वहाबी सेक्ट है नहीं, वहाबी नहीं है, ये वहाबी भी नहीं है। नहीं, मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ। वहाबियत जो है वो कुरान शरीफ में कहाँ लिखी है भाई? पुष्पेंद्र जी वो सेक्ट नहीं, मैं बता वही बात कर रहा हूँ। हमारे पास समय कम है, सिर्फ ये जानना चाहिए ये उस चीज के जानकार हैं। और ये जो शब्द आया है इस लफ्ज जिहाद से, ये देखिए इराक का जहाँ पे ISIS है जी, इराक जहां इसके बहुत मामूली फिरका था जो एक जमाने में तकैये को जायज मानते थे। और तकैये के बारे में हमारी राय है कि तकैया दर हकीकत ज्यूश का एक वर्ड था जिसमें आप अपने आप को छुपाओगे, जो यहूदियों से उस सेक्ट में शिफ्ट हुआ। जब वो लोग कन्वर्ट हुए तो ज्यूश से वो इनमें आ गया। और इसकी तकैये की मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल बताऊं कि कर्नल जमाल अब्दुल नासिर की जो बीवी थी, जब नासिर मर गए, उनके 2 बच्चों की पैदाइश भी हो गई, उसके बाद मालूम हुआ कि साहब वो एक अरबी जूइश थी और उसने कहा कि हाँ इमरान खान जो क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, उनको भी, उनके ऊपर भी यही नहीं, उनकी भी तो जूइश थी, तकैया नहीं था, जूइश थी, वो तकैया ही था उसका। उसने लिखा बाद में जाके, क्योंकि जूइश में तकैया जो है प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड है। क्या ये शब्द क्या ये जूइश से उस सेक्ट में आया, इसीलिए इस्लाम में इसको दूसरी में आखिर में पुष्पेंद्र जी की बात को एडमिट करते कंक्लूड कर रहा हूं। क्राइम को क्राइम समझा जाए, लव और धोखा है, धोखा जो दिया जा रहा है मासूम बच्चों के साथ, तारा शाहदेव हो या कानपुर कोई भी वाकया हो, हमारा कहना यह है सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। हम सरकार के, यूपी सरकार से, दोनों से अनुरोध करते हैं कि आप इसके ऊपर पूरे एक व्हाइट पेपर लाइए और सख्त तरीन कानून बनाइए कि ताकि आइंदा किसी के इस तरीके का धोखा न दिया जाए। चलिए नीता जी। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ RSS से, आपके इस चैनल के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी से, कालराज मिश्रा जी से, कि कृपया करके अब उत्तर प्रदेश में इसके लव जिहाद को इस्तेमाल करके, इस फ्रेज को इस्तेमाल करके और ज्यादा सांप्रदायिकता ना फैलाएं, वहां पर कम्युनल हार्मनी रहने दें और उसके माध्यम से वोट्स को खींचने का प्रयास ना करें। दीपिका जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इमरान मसूद साहब को भी थोड़ी सी आप उनको एडवाइस दे दें कि वहां पे सहारनपुर और अन्य जगहों पे दंगे ना करवाएं, पहली बात। दूसरी बात ये है आपके परम मित्र कांग्रेस
कांग्रेस के परम मित्र जो मुलायम सिंह यादव जी हैं और जो अखिलेश जी की सरकार है, आपके परम मित्र हैं। 10 साल से उन्होंने आपका सहयोग किया। आप यूपी में उनका कर रहे हैं। आप कम से कम आप उन लोगों को कहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, क्योंकि वही बीज है जो हालात बने देश में। लास्ट वर्ड, इसको इस शब्द के इस्तेमाल पे मीडिया को क्या परहेज करना चाहिए, क्या इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मीडिया क्या करेगा? मीडिया को किसी नहीं की सलाह करना चाहिए या नहीं? एक सेकंड, मीडिया को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडिया जिस भी शब्दों का प्रयोग करना चाहे करे, लेकिन माहौल बिगड़े ना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पुष्पेंद्र भाई, आप मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि जब अभी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो मस्जिद के बाहर कौन स्टालिंग तकरीर दे रहा है ये भी दिखाया जा रहा था, कौन वहां प्राची है उनको भी दिखाया जा रहा था, तब भी तो माहौल बिगड़ रहा था। ये सवाल तब क्यों नहीं उठाता? मेरा कहना यह है कि आज यकायक हमारा समय खत्म हो गया है। दहलवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहता हूं कि अगर इस्लामिक टेररिज्म हो, जिस तरीके से हम, हमारा कहना यह है, ना केसरिया रंग हो सकता है, ना इस्लामिक रंग हो सकता है। दंगा और क्राइम जो है उनके ना कोई रंग होते, ना कोई धर्म होता है। क्राइम को क्राइम के तौर पर देखा जाए, रंगों और धर्म के तौर पर ना देखा जाए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।